एक अहम खबर आपको बता दूं, मिशन 2024 के तहत ममता का जागा हिंदी प्रेम। मीडिया से बातचीत में ममता ने हिंदी में दिया जवाब। ममता ने चुटकी लेते हुए कहा, मोदी को बोलते हुए सुन लिया और सीखा। ममता ने कहा कि शाह को देखकर गुजराती भी अच्छी हो गई है। शुभेंदु शेखर के घर में बंगाली, जाहिर है बंगाली में उन पत्रकारों का धन्यवाद अदा किया गया जो वहां पर पहुंचे हुए थे। तो ममता दीदी ने टोका और यह कहा कि हिंदी में बोलिए। क्या ये कुछ दिखाता है? क्या हम सब जानते हैं, और जिस बात का उल्लेख अभी पुष्पेश जी भी कह रहे थे कि हिंदी पट्टी का महत्व तो बहुत ज्यादा है, और इसी में मध्य प्रदेश आता है, इसी में राजस्थान आता है, इसी में छत्तीसगढ़ आता है, इसी में बिहार आता है, उत्तर प्रदेश आता है। तो क्या इस हिंदी पट्टी का महत्व समझते हुए ही हिंदी की तरफ झुका और हिंदी में बातचीत होने लगी है? और क्या इससे जाहिर है उनको ये उम्मीद है कि इससे टीएमसी के या ऑपोजिशन के सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे? जरा देखिए, यहां पर दो चेहरे जो प्रोमिनेंस में देखे जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग पालों में खड़े हुए। उसकी सच्चाई क्या है? उसकी सच्चाई है, विपक्ष का नेतृत्व परिस्थिति पर निर्भर करेगा। यह बात ममता बनर्जी ने कहा है, इस पर मैंने चर्चा भी की, और यह कहा जा रहा है पुष्पेश पंत जी की तरफ से कि ये बहुत बुद्धिमानी का काम है, और वो ये समझती हैं कि आने वाले दिनों में उनके काम के हिसाब से वो खुद ही नाम सामने होगा। बहरहाल पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुल वोट कितने मिले और इस हिसाब से उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां क्या कहती हैं। भारतीय जनता पार्टी जाहिर है वहां से होकर ही उसने सत्ता का रास्ता दिल्ली तक का बनाया। कितने वोटर कहां पर हैं, हिंदी पट्टी में खासतौर से एक थक्के वोट कहां से मिलते हैं, वो जरा आपको देखना है तो देखना होगा उन राज्यों की तरफ जिसका अभी मैंने जिक्र किया। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सांसदों के साथ, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़। यहां पर अगर आपने मैदान मार लिया तो चीजें बहुत हद तक आपके लिए नियंत्रण में आ जाती हैं। लेकिन ममता की पार्टी क्या यहां इतना प्रभाव रखती है, ये एक सवाल है। ममता के बयान के मायने क्या जो वो बातें कह रही हैं कि विपक्ष के नेतृत्व परिस्थिति पर निर्भर करेगा, वो जानती हैं कि वही स्वाभाविक पसंद है, इसलिए अभी इसको लेकर कोई चर्चा नहीं करना चाहती। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कोई राजनीतिक भविष्यवक्ता नहीं हूं। क्या वो इस बात को टालने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जब सूट करते हैं तो आप भविष्यवाणी करने में भी चूकते नहीं हैं, अभी दुबे साहब कर रहे थे, मैं अपना निर्णय किसी पर थोप नहीं सकती। क्या इसका मतलब यह है कि कुछ जगहों पर असहमति के स्वर उभर रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि मैं निर्णय किसी पर थोप नहीं सकती, मैं नेता नहीं बल्कि आम कार्यकर्ता बनना चाहती हूं? ये बात उन्होंने क्यों कही? कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों पर भरोसा करना होगा, ये बात भी कही गई। स्थिति बेहद गंभीर है, आपातकाल से भी ज्यादा गंभीर, और अब नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति आ गई है। सच्चा दिन देखना चाहती हूं, बहुत अच्छे दिन देख लिए, ये बात तो मैंने आपको बताई ही। बीजेपी को हराने के लिए हम सबको एक होना जरूरी है, ये बात भी कही। अब ये बात जरा मैं दो संदर्भों में समझना चाहता हूं। पुष्पेश जी, क्या हिंदी पट्टी के टारगेट ऑडियंस के लिए, उसके मुद्दों के हिसाब से, उसकी शैली के हिसाब से ममता बनर्जी खुद को एक चॉइस के तौर पर देख सकती हैं? मुझे लगता है कि ममता बनर्जी हिंदी पट्टी की पहली पसंद तो नहीं हो सकती। पहली पसंद तो उनके लिए अपने राज्य के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनकी एक वैचारिक पृष्ठभूमि है, मुझे लगता है कि सपा के अखिलेश यादव ही होंगे। मुझे लगता है कि उनके लिए अधिक से अधिक ये संभावना है कि वो कांग्रेस का नाम अभी इतनी बार उछाले कि 2022 के चुनाव के पहले कांग्रेस की का ही मूल्यांकन मतदाता की दृष्टि में बिल्कुल साफ हो जाए। मुझे लगता है मतदाता भाजपा विरोधी जो मत हैं उनको तो पर इसका सीधा मतलब यह है सर कि इस जगह पर जिसका प्रोमिनेंस होगा हिंदी पट्टी में, वो अपनी दावेदारी भी करेगा कि फिर टॉप पोस्ट के लिए तो मेरा विचार होना चाहिए। और ऐसे में सुजाता जी, कठिन है डगर पनघट की। देखिए, एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, हमारा बंगाल में भी बहुत सारा हिंदी भाषी लोग है, और अगर बंगाल का भौगोलिक परिस्थिति देखोगे तो झारखंड और बिहार हमारा एकदम पास में ही है, ठीक है। तो जो आप हिंदी भाषी एरिया बोल रहे हैं उसमें ममता जी को नहीं मानेगा, ये आप लोगों का बिल्कुल गलत धारणा है। ममता जी देश का एक बहुत जनप्रिय लीडर है और वन एंड ओनली लेडीज चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। ममता जी को सब लोग पहचानता है, देश का हर कोना, हर स्टेट लोग उसको पसंद करता है। बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल ये भी है, देखिए अभी बंगाल की जीत ताजा है, अभी 2022 आगे है और उसके बाद 2024 है। क्या तब तक बहुत स्थितियां बदल चुकी होंगी गवर्नेंस के हिसाब से? क्या बीजेपी की जो अभी सरकार है वो बहुत कुछ ऐसा डिलीवर कर चुकी होगी जिसके बेसिस पर वो आगे चुनाव में जा सकती है? क्या स्थितियां बदल चुकी होंगी या स्थितियां इस अलायंस के लिए जिसके बारे में सोचा जा रहा है और अनुकूल और कंड्यूसिव होती चली जाएंगी? ये जाहिर है ना हम जानते ना आप, लेकिन बहुत धन्यवाद। आपके साथ बातचीत
हुई और इससे जनता कम से कम निष्कर्ष निकाल पाई होगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।